क्या आप जानते हैं कि भारत की कुछ महान महिलाओं ने इतिहास की धारा ही बदल दी? जीजाबाई की दूरदृष्टि, अहिल्याबाई होलकर का न्याय, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, सावित्रीबाई की शिक्षा क्रांति और विदुषी गार्गी का अद्वितीय ज्ञान, इन सभी ने अपने साहस से युगों को प्रेरित किया। तो चलिए जानते हैं इन महान वीरांगनाओं की गौरवशाली गाथा। आज मैं आपको भारत की 5 वीरांगनाओं की गाथा सुनाने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने अतुलनीय योगदान से राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई और हमेशा के लिए खुद को वर्तमान कर लिया। मातृशक्ति का सबसे बड़ा परिचय यह है कि दुनिया के बड़े से बड़े योद्धा, ज्ञानी, शासक, व्यापारी, तपस्वी को जन्म देने वाली और उनकी पहली गुरु स्त्री होती है। अब सुनिए मातृशक्ति की मिसाल जीजा माता की गाथा। भारत की जीजा माता वह वीरांगना है जिन्होंने यह साबित कर दिखाया कि माँ अपने बच्चे को यदि चाहे तो राजा भी बना सकती है और रंक भी। जीजा माता ने अपने बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज को एक महान योद्धा तो बनाया ही, अपितु भारतवर्ष के इतिहास के निर्माण की एक निर्णायक भूमिका भी निभाई। भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज का जितना आदर होता है, उतना ही उन्हें शिवाजी से हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने वाली जीजा माता का भी होता है। उस शेरनी ने ऐसे योद्धा को जन्म दिया, उसे ऐसे तेवर दिए जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसका नाम सुनते ही मुगल शासक कांप उठते थे। नारी शक्ति की मिसाल जीजाबाई मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की मां और उनकी पहली गुरु थीं। जीजाबाई का विवाह पराक्रमी सरदार शाहजी भोसले के साथ हुआ था। माता जीजाबाई ने छोटी उम्र में ही गुरु समर्थ रामदास की मदद से शिवाजी महाराज को एक सैनिक की तरह बड़ा किया। उन्हें बचपन से देश प्रेम का पाठ पढ़ाया। वह शिवाजी को पूर्वजों के शौर्य और देश के प्राचीन वैभव की कहानियां सुनाती। शिवाजी अपनी मां से रामायण और महाभारत की कहानियां बड़े चाव से सुनते थे। जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को युद्ध कौशल तो सिखाया ही, एक महान शासक बनने की प्रेरणा भी दी। शिवाजी जब 12 वर्ष के थे तो उनके पिता शाहजी उन्हें और जीजा माता को बीजापुर ले गए, लेकिन शिवाजी को पिता का सुल्तान के समक्ष झुककर नमस्ते करना अच्छा नहीं लगता था। जीजाबाई बेटे के स्वतंत्र विचारों की सराहना करती और उन्हें अलग राज्य स्थापित करने की प्रेरणा देती रहती। जब शाहजी ने जीजा माता के साथ शिवाजी को पुणे भेजा तो वहां मां जीजाबाई ने उन्हें जागीर के प्रबंधन के बारे में भी बताया। माता जीजाबाई की प्रेरणा से शिवाजी ने छोटे छोटे किले जीतकर स्वतंत्र महाराष्ट्र की स्थापना का प्रयास शुरू कर दिया। एक दिन जीजा माता ने शिवाजी को अपने पास बुलाया और कहा, शिवा, तुम्हें किसी भी कीमत पर सिंहगढ़ जीतना है। शिवाजी के अंदर जोश भरते हुए माता ने कहा, शिवा, अगर तुमने इस किले के ऊपर फहराते हुए विदेशी झंडे को उतार कर नहीं फेंका तो कुछ भी नहीं किया। मैं तुम्हें उसी समय अपना पुत्र समझूंगी जब तुम ऐसा करने में सफल होगे। जीजा माता के ये शब्द वह थे जिनके कारण शिवाजी की पूरी जिंदगी बदल गई। जब शिवाजी को सिंहगढ़ का किला जीतने का आदेश मिला तो उन्होंने उसे जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस भीषण युद्ध के बारे में मेरे एक मित्र देवेंद्र त्रिपाठी भागी ने बहुत अद्भुत लिखा है। वे कहते हैं, बड़ी थी विशाल विकराल सेना औरंग की, शिवा के लड़ाके क्रुद्ध कालों के काल थे। युद्ध में निपुण यदि मुगलों का सेनापति, मारकाट में प्रबुद्ध जीजामा के लाल थे। दक्षिण के द्वार को अभेद किया छत्र, अपने हाथ तलवार सास बने द्वारपाल थे। गपित थे जैसे लंक लीलाने को हनुमान, वैसे ही भभक रहे शिवाज्वाले। कूद के दब एक बालुका में भरी, एक मसक मही में डारी। लोम लानों की पकड़ पछाड़कर, चरण उखाड़कर चीरफाड़ डारी रे। टांग तोड़ कानों की, धन्य धन्य जीजा, धन धन है मराठ धरा। मातृभुज सूरमा वीर बलवान की, चक्रपाणी चंपती चंडिका सहात सदा। कैसे मैं बखान करूं वीरता मर्दानों की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मित्र के साथ मिलकर युद्ध लड़ा और मुगलों के हाथ से वह किला छीन लिया। इस युद्ध में शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला तो जीत लिया, लेकिन अपने प्रिय मित्र तानाजी को हमेशा के लिए खो दिया। यह जीजा माता की शिक्षा दीक्षा का ही प्रभाव था, जिसने शिवाजी को इतना महान योद्धा और राष्ट्र निर्माता बनाया।
छत्रपति शिवाजी महाराज एक आदर्श शासक बने और उन्होंने जीजा माता के स्वराज के सपने को साकार किया। शक्तिशाली वही है जो धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए नेतृत्व की बागडोर संभाले। ठीक वैसे ही जैसे मालवा साम्राज्य की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया। अहिल्याबाई होलकर की गाथा नारी शक्ति के उस रूप का सम्मान है जो न्याय के लिए अपने बेटे को भी कड़ी सजा देने से पीछे नहीं हटती। रानी अहिल्याबाई होलकर का परिचय देने से पहले हम आपको उनसे जुड़ी हुई एक कथा सुनाते हैं। अहिल्याबाई के साम्राज्य के दौरान किसी ने सड़क पर अपने रथ से गाय के बछड़े को कुचल दिया। गाय को अपने बछड़े के पास उदास बैठा देखकर रानी को सारा माजरा समझ में आ गया। जब रानी ने दोषी का पता लगाया तो मालूम हुआ कि यह अपराध खुद उनके बेटे मालोजी ने किया है। गुस्से में तमतमाई रानी अहिल्याबाई होलकर जब राज दरबार में पहुंची तो उन्होंने अपनी बहू से सवाल किया, अगर किसी माँ के सामने उसके बच्चे की हत्या कर दी जाए तो दोषी को क्या सजा दी जानी चाहिए? बहू ने तुरंत जवाब दिया, उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। रानी को जवाब मिल गया था। उन्होंने आदेश दिया कि उनके बेटे को बांधकर सड़क पर लिटा दिया जाए और रथ से कुचल दिया जाए। जब रानी के इस कठोर निर्णय को मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ तो रानी खुद रथ लेकर निकल पड़ी। कहा जाता है कि जैसे ही रानी अपने बेटे को कुचलने के लिए आगे बढ़ी, वही गाय बीच में आकर खड़ी हो गई, जिसके बछड़े को रानी के बेटे ने कुचला था। बार बार गाय ने रानी का रास्ता रोका। करीबी दरबारियों ने रानी को समझाया कि यह गाय भी नहीं चाहती कि फिर से किसी माँ के सामने उसके बच्चे की हत्या कर दी जाए। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद ही इंदौर के उस बाजार का नाम आड़ा बाजार रखा गया। मालवा साम्राज्य की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर सेवा भाव की मिसाल थीं। 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौड़ी गांव में एक किसान परिवार में जन्मी अहिल्याबाई का मूल मंत्र था, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है और यही मेरी साधना है। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थीं, लेकिन अहिल्याबाई की जिद के आगे उनके पिता मनकोराव ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। यह परिवार इतना संस्कारी था कि बहुत छोटी उम्र में ही अहिल्याबाई के मन में जरूरतमंदों की सेवा करने का भाव जाग गया था और यह भाव जीवन के अंत तक उनके साथ रहा। एक बार इंदौर के राजा मल्हार राव होलकर चौड़ी गांव से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची गरीबों को भोजन करा रही है। इतनी छोटी बच्ची में इतना सेवा भाव देखकर राजा हैरान रह गए। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि अहिल्याबाई थी। राजा ने उस 8 साल की बच्ची का रिश्ता अपने बेटे खांडे राव के लिए मांगा और इस तरह अहिल्याबाई राजघराने की बहू बनकर इंदौर आ गई। लेकिन उनकी खुशियां अधिक समय तक नहीं टिक सकी। सन 1754 में कुम्हेर युद्ध में अहिल्याबाई के पति वीरगति को प्राप्त हुए। कुछ साल बाद उन्होंने अपने ससुर को भी खो दिया। ससुर के निधन के बाद अहिल्याबाई को मालवा साम्राज्य की महारानी का ताज पहनाया गया। यह ताज उनके सिर पर अंतिम सांस तक रहा और उनके शासन का तरीका दुनिया भर में एक मिसाल बन गया। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वे सबको समान दृष्टि से देखती थीं। अहिल्याबाई होलकर 18वीं सदी की महान शासिका और समाज सुधारक थीं। इंदौर से लेकर पूरे देश भर में अहिल्याबाई होलकर ने आस्था की ज्योति जलाई। रानी अहिल्याबाई होलकर महान शिव भक्त थीं। अपने शासनकाल में उनकी हमेशा यही कोशिश रही कि मुसलमान आक्रमणकारियों से राज्य की रक्षा की जाए। वे जानती थीं कि इस देश का उद्धार आस्थाओं से ही होगा, इसलिए जहाँ जहाँ आस्थाएं भंग हुई वहाँ उन्होंने आस्थाओं का पुनरुद्धार किया। अहिल्याबाई होलकर ने देश भर में लगभग 65 मंदिर बनवाए और मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा तहस-नहस किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। इनमें वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, बिहार का विष्णुपद मंदिर और हिमाचल प्रदेश का वैद्यनाथ मंदिर शामिल हैं। रानी ने कई नए मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण भी करवाया। उनकी भक्ति और ईश्वर में आस्था के कारण ही उन्हें देवी अहिल्याबाई होलकर और लोकमाता जैसी उपाधियां दी गईं। समाज में समानता और संतुलन बनाने का अतुलनीय कार्य उन वीरांगनाओं ने भी किया,
जिन्होंने अपने शौर्य, पराक्रम और बलिदान से देश के दुश्मनों को परास्त किया और वीरता की नई कहानियां लिखी। अब सुनिए कहानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कालजयी कविता आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है और युवाओं में नया जोश भर देती है। लेकिन वाराणसी में जन्मी वह साहसी लड़की मणिकर्णिका तांबे कैसे बनी देश की सबसे प्रसिद्ध वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई? यह कहानी हर माता पिता को अपनी बेटी को बार बार सुनानी चाहिए। समय के साथ दुश्मन की शक्ल जरूर बदल जाती है, लेकिन दुश्मन कभी नहीं बदलता। वह आपके पड़ोस में, सड़क पर, ऑफिस में, कहीं भी हो सकता है। अपनी बेटी को वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की कहानी इसलिए सुनाएं ताकि वह हर मुश्किल का साहस के साथ सामना कर सके और जीत हासिल कर सके। प्यार से मनु के नाम से जानी जाने वाली मणिकर्णिका जब 4 साल की थीं, तब उनकी मां का देहांत हो गया। परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई। इसके चलते मनु के साथ ही उनकी हमउम्र लड़कियां नहीं, बल्कि उनसे कई साल बड़े नाना साहब और तात्या टोपे थे। नाना साहब और तात्या टोपे के साथ मनु को भी युद्धकला का प्रशिक्षण दिया गया। छोटी उम्र से ही मणिकर्णिका ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी जैसी युद्धकला में निपुणता हासिल कर ली। यही वे गुण थे जिन्होंने उन्हें एक योद्धा बनाया। मनु की बहादुरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 7 साल की मनु ने 18 साल के नाना साहब की जान बचाई थी। जब नाना का घोड़ा काबू से बाहर हो गया तो मनु ने उसे नियंत्रित किया। इससे पहले कि घोड़ा नाना को रौंद देता, मनु ने उन्हें सुरक्षित निकाल दिया। 14 वर्ष की उम्र में मणिकर्णिका की शादी जब झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दी गई तो उन्हें नया नाम मिला, लक्ष्मीबाई। जिंदगी के कुछ अच्छे वर्ष बीते ही थे कि शादी के मात्र 11 साल बाद लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव का देहांत हो गया। अपने 4 महीने के बेटे दामोदर राव को लक्ष्मीबाई पहले ही खो चुकी थीं। अंग्रेजों के पास झांसी को हथियाने का यह सुनहरा मौका था। अंग्रेज अपनी नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी किसी भी भारतीय शासक का जैविक उत्तराधिकारी न होने पर उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेने के सिद्धांत के तहत झांसी पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर अपनी झांसी अंग्रेजों के हवाले करने को तैयार नहीं थी। उत्तराधिकार के नाम पर अंग्रेजों को झांसी सौंपने की बजाय रानी लक्ष्मीबाई ने आनंद राव का नाम बदलकर दामोदर राव रखा और उसे अपना दत्तक पुत्र बनाया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली वीरांगना झांसी की रानी अंग्रेजों के आगे कभी नहीं झुकी। उनका एक ही नारा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनकी वीरता और अदम्य साहस के आगे अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे। वे हर हाल में रानी को रोकना चाहते थे। अंग्रेजों ने रानी को हर साल 60,000 रुपए पेंशन का लालच देकर किला खाली करने के लिए कहा, लेकिन रानी ने उनका कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। लेकिन अंग्रेजों की बुरी नजर तब भी झांसी पर से नहीं हटी। उन्होंने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। युद्ध से पहले ही महल तक पहुंचने वाली सारी सुविधाएं बंद कर दी गईं। रानी के पास न तो पर्याप्त सेना थी और न ही पर्याप्त हथियार, लेकिन जीत का जज्बा बुलंद था। महल के अंदर जो भी साधन उपलब्ध थे, रानी ने उन्हें अपना हथियार बनाया। किले के भीतर मौजूद छोटी सी सेना के साथ युद्ध लड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई। महिलाओं को युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। रानी की सेना भले ही छोटी थी, लेकिन हौसला बहुत बड़ा और बुलंद था। युद्ध शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई की छोटी सी सेना ने अंग्रेजों को खदेड़ना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें थीं, जबकि रानी की सेना के हाथों में तलवारें थीं। सेना संख्या में कम थी, लेकिन अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचा चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई पुरुष भेष में बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर जंग के मैदान में उतर पड़ी। दोनों हाथों में तलवार लिए उस वीरांगना ने अंग्रेजों को काटना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की विशाल सेना के साथ रानी की सेना लंबे समय तक लड़ती रही, लेकिन धीरे धीरे सेना की संख्या घटने लगी। जन्मभूमि के लिए लड़ते हुए रानी के ज्यादातर सैनिक शहीद हो चुके थे।
रानी शेरनी की तरह गरजते हुए अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी थीं। उनके शरीर पर तलवार के कई घाव थे, बंदूक की गोलियां भी लगी थीं, फिर भी वह वीरांगना आखिरी सांस तक लड़ती रही। जब रानी को यह एहसास हुआ कि अब अंत समय आ गया है, तो उन्होंने अपने बचे हुए सैनिकों को आदेश दिया कि उनका शरीर किसी भी हालत में अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को भड़काने का काम किया। उनकी वीरता और शौर्य की गाथा आज भी दिल में देशभक्ति और दुश्मन से कभी हार न मानने की प्रेरणा देती है। आज भारत की मातृशक्ति को भले ही तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए साहस जुटाना और सेल्फ डिफेंस की तैयारी रखना बेहद जरूरी है। मेरा हर माता पिता से अनुरोध है कि वे अपनी बेटी को शारीरिक रूप से इतना सक्षम बनाएं कि उसकी तरफ उठने वाली हर नजर उसके साहस के आगे झुक जाए और बेबस हो जाए। उसे अपनी रक्षा के लिए किसी सहारे की जरूरत न पड़े, बल्कि वह खुद दूसरों का सहारा बन सके। शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। यह समाज में समानता लाने का सबसे बड़ा साधन है। यह कहना था आधुनिक भारत की नारी मुक्ति आंदोलन की जननी मानी जाने वाली सावित्रीबाई फुले का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में समानता लाने में समर्पित कर दिया। आज हमारे देश के स्कूल कॉलेजों में पुरुषों की तरह ही महिला शिक्षिकाओं को भी समान अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। उस वक्त बेटियों को शिक्षित करना जरूरी नहीं समझा जाता था। सावित्रीबाई फुले ने न केवल महिलाओं को शिक्षित किया, बल्कि समाज की कई कुरीतियों से भी बचाया। महाराष्ट्र के सतारा जिले के नयगांव में एक दलित परिवार में 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई को एक दिन महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाएंगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। पिता खंडोजी नेवसे और मां लक्ष्मीबाई ने 9 साल की छोटी सी उम्र में सावित्रीबाई की शादी कर दी। बचपन में जब सावित्रीबाई एक अंग्रेजी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थीं, तो पिता ने वह किताब ही फाड़ दी और बेटी को समझाया कि तुम्हारा जन्म जिस परिवार में हुआ है, वहाँ तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है। सावित्रीबाई के बालपन को यह बात भीतर तक झकझोर गई। उनका मन चुपचाप यह संकल्प ले चुका था कि उन्हें और उनके जैसी सभी लड़कियों को शिक्षा का अधिकार मिलना ही चाहिए। शादी के बाद जब सावित्रीबाई अपने पति ज्योतिराव फुले के घर पहुंची, तो ज्योतिबा ने पत्नी की पढ़ाई करने की इच्छा को पूरा करने का निश्चय किया। घर पर उन्हें पढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए जब सावित्रीबाई खेत में पति के लिए भोजन लेकर जाती, तब पति उन्हें पढ़ाया करते। जल्दी ही यह बात परिवार को पता चल गई और सजा के तौर पर सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले को घर से निकाल दिया गया। बेघर दंपति ने ज्योतिराव के दोस्त उस्मान शेख के घर में शरण ली। उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख बहुत जल्द सावित्रीबाई की अच्छी सहेली बन गईं। सावित्रीबाई और फातिमा शेख दोनों पढ़ना चाहती थीं, इसलिए दोनों ने ही पढ़ाई शुरू कर दी। अब वे अपने जैसी अन्य बेटियों को शिक्षित करने का सपना देखने लगी। 17 साल की उम्र में सावित्रीबाई लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलना चाहती थीं। जब स्कूल के लिए जगह और संसाधनों की व्यवस्था नहीं हुई, तो फातिमा शेख के घर पर ही 1848 में पहले स्कूल की शुरुआत हुई। 1851 तक वे 3 स्कूल खोल चुकी थीं और उन स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 150 तक पहुंच चुकी थी। पति ज्योतिराव फुले और सहेली फातिमा शेख की सहायता से सावित्रीबाई फुले का सपना सच होने लगा था। लेकिन बेटियों को शिक्षित करने के घोर विरोधियों को यह पहल रास नहीं आई। जब सावित्रीबाई लड़कियों को पढ़ाने के लिए घर से निकलती, तो रास्ते में उन पर कीचड़ फेंका जाता। स्कूल पहुंचने तक उनकी साड़ी खराब हो जाती। जब इन हरकतों का सावित्रीबाई पर कोई असर नहीं हुआ, तो एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने सावित्रीबाई को भला बुरा कहते हुए चेतावनी दी कि अगर उन्होंने स्कूल बंद नहीं किए, तो इसका अंजाम बुरा होगा। लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी सावित्रीबाई की मदद के लिए आगे नहीं आया। सावित्रीबाई अपने सपने के साथ समझौता करने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने उस व्यक्ति को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। सावित्रीबाई का यह रूप देखकर तमाशा देखने वाले लोग सन्न रह गए। उस तमाचे ने उनकी राह को कुछ आसान बना दिया और इसके बाद लोगों ने उन पर कीचड़ फेंकना बंद कर दिया।
बेटियों को पढ़ाने के इस आंदोलन में सुगना बाई नाम की एक महिला ने भी सावित्रीबाई फुले का साथ दिया। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा। यह 18वीं सदी का वह दौर था जब महिलाओं के साथ कई प्रकार के भेदभाव किए जाते थे। बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत जैसी कई कुप्रथाएं समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी थीं। अगर कोई महिला विधवा हो जाती तो उसके बाल काट दिए जाते, उसे सुविधाओं से वंचित कर अलग कमरे में रखा जाता। अकेली महिला को देखकर पुरुष उसका यौन शोषण करना चाहते थे और जब महिला गर्भवती हो जाती तो लोकलाज से बचने के लिए आत्महत्या कर लेती। सावित्रीबाई ने ऐसी ही एक गर्भवती विधवा महिला की जान बचाई और उसके जन्मे बच्चे यशवंतराव को अपना दत्तक पुत्र बनाया। उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। उनका बेटा भी माता पिता की तरह समाज कल्याण के कार्यों में समर्पित रहा। महिलाओं को शिक्षित करने के साथ ही सावित्रीबाई इन कुप्रथाओं को भी मिटाना चाहती थीं। समाज से छुआछूत मिटाने के लिए उन्होंने अपने घर के आगे एक कुआं खुदवाया ताकि उस कुएं का पानी हर कोई पी सके। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर समाज कल्याण के कई कार्य किए। दूसरों को बचाते हुए वे खुद प्लेग की चपेट में आ गईं और इसी रोग ने उनकी जान ले ली। लेकिन सावित्रीबाई आखिरी सांस तक लोगों की सेवा करती रहीं। सावित्रीबाई फुले का जिक्र आते ही श्रद्धा से शीश झुक जाता है। उन्होंने देश की बेटियों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने की राह दिखाई और समाज में समानता का संतुलन बनाने का अतुलनीय कार्य संपन्न किया। ज्ञान, आध्यात्म, दर्शन और बौद्धिक तर्क, इन सारे गुणों में महिलाएं भी उतनी ही पारंगत हो सकती हैं जितने कि पुरुष। इस बात को वैदिक काल में ही भारत की महान विदुषी गार्गी ने साबित कर दिखाया था। अब सुनिए, दुनिया में नारीवाद की शुरुआती प्रतीकों में से एक मानी जाने वाली भारत की महान विदुषी गार्गी की गाथा। पौराणिक काल की विदुषी स्त्रियों का नाम आने पर सबसे पहले विदुषी गार्गी का स्मरण होता है। गार्गी का वेदों की रचना में महत्वपूर्ण योगदान था और उन्हें ब्रह्मवादिनी की उपाधि प्राप्त थी। गार्गी ने वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया और दर्शन, आत्मा तथा ब्रह्मा से जुड़े गूढ़ प्रश्नों पर विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया। रामायण काल में राजा जनक के दरबार में हुए शास्त्रार्थ में उन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ प्रश्नोत्तर किए। इन्हीं प्रश्नोत्तर के आधार पर बृहदारण्यक उपनिषद की रचना हुई। गार्गी ने राजा जनक के दरबार में ऋषि याज्ञवल्क्य से न केवल शास्त्रार्थ किया बल्कि उन्हें पराजित भी किया। उनका योगदान यह दर्शाता है कि भारत में शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में महिलाओं की गहरी भागीदारी रही है। गार्गी की विद्वत्ता और साहस आज भी लोगों को प्रेरित करता है। वेद, दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा में उनके योगदान ने एक अग्रणी महिला दार्शनिक के रूप में उनकी भूमिका को प्रतिष्ठित किया। आधुनिक सोच को उन्होंने विभिन्न तरीकों से प्रेरित किया और आकार दिया। भारत में वीरांगनाओं और विदुषियों की कभी कमी नहीं रही। अगर हम नए भारत की बात करें तो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली कल्पना चावला, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी, सफल बिजनेस मॉडल पेश करने वाली फाल्गुनी नायर, मंगलयान मिशन में अहम भूमिका निभाने वाली नंदिनी हरिनाथ और युद्ध के मैदान में दुश्मनों को हराने की क्षमता रखने वाली फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी, इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया है। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। सदियों पहले देश की असाधारण वीरांगनाओं ने अपने अदम्य साहस और कठिन परिश्रम से देश और समाज को नई राह दिखाई। शिक्षा, स्वतंत्रता संग्राम, शासन और सामाजिक सुधार में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया। उनकी दिखाई गई राह पर चलकर कई वीरांगनाओं ने आगे बढ़कर नई पीढ़ी को प्रेरित किया और यह सिलसिला आज भी लगातार जारी है। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।